सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष में ले जाने वाले स्पेसक्राफ्ट स्टार लाइनर से जुड़ी है बड़ी खबर है। बोइंग स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से धरती के लिए रवाना हो गया है। स्पेसक्राफ्ट धीरे धीरे धरती के वायुमंडल की तरफ आ रहा है। इस स्पेसक्राफ्ट से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए थे सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर। स्पेसक्राफ्ट में हीलियम लीक होने के कारण तकनीकी खराबी आ गई थी और इसके कारण सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर इससे वापस नहीं लौट पाए और उन्हें कुछ और समय इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ही बिताना होगा। तो ये बड़ी खबर है। तो बोइंग स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS से धरती के लिए रवाना हो गया है। और यह खबर क्यों अहम है यह भी हम आपको बताते हैं, लेकिन आप जान लें कि स्पेसक्राफ्ट इस वक्त बहुत धीमी गति के साथ धरती के वायुमंडल की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि नासा की तरफ से इससे पहले अपडेट दी गई थी कि बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स अगले साल फरवरी तक वापस धरती लौट सकते हैं। और अब बात करते हैं चीन में आए तूफान से मची तबाही की। चीन में यागी तूफान ने भीषण तबाही मचाई है। तूफान के कारण चल रही तेज हवाओं में कई पेड़ उखड़ गए हैं। इस खतरनाक तूफान से चीन में 4 लाख लोग प्रभावित। खौफजदा कर देने वाली ये तस्वीरें चीन से आई हैं, जहां तूफान यागी ने भारी तबाही मचाई। दक्षिणी चीन में तूफान के दौरान हवाओं की रफ्तार 250 किलोमीटर प्रति घंटा होने का दावा किया है, जिसके सामने न पेड़ टिक पाए और न ही लोग। देखिए किस तरह से पेड़ उखड़कर सड़कों पर जा गिरे। तूफान के वक्त सड़क पर मौजूद ये ट्रक भी कागज के खिलौने की तरह पलट गया। घरों में मौजूद सामान हवा में उड़ गया तो सड़क पर मौजूद एक बाइक सवार भी हवा के सामने टिक नहीं पाया और बाइक के साथ हवा में फिसलता चला गया। और इस बीच एक और बड़ी खबर, आज से गणेश चतुर्थी का महापर्व 10 दिनों तक मनाया जाएगा। ये महापर्व लोगों में गणेश उत्सव का जमकर उत्साह। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। आज से गणेश चतुर्थी का महापर्व जिसकी शुरुआत हो रही है और लाल बाग के राजा के दर्शन आप कर लीजिए। मुंबई के लाल बाग के राजा और आज से गणेश चतुर्थी के महापर्व की शुरुआत हो रही है। अगले 10 दिनों तक गणपति उत्सव पूरे देश भर में धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। लोगों में गणेश उत्सव को लेकर जमकर उत्साह है और दर्शन करिए आप मुंबई के लाल बाग के राजा के। और देश ही नहीं विदेशों में भी गणेशोत्सव की तैयारियां चल रही हैं। देखिए किस तरह से सिंगापुर में लोग गणेश चतुर्थी को लेकर उत्साहित दिखे। सिंगापुर में प्रवासी भारतीय पहली बार गणेश उत्सव समारोह की मेजबानी करेंगे, जिसे लेकर यहां रहने वाले भारतीय बेहद उत्साहित हैं। सिंगापुर में लिटिल इंडिया के नाम से एक बाजार है, जहां गणेश जी की मूर्तियां खरीदने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ आई है। एक दूसरे के साथ मिलजुल के बहुत अच्छे तरीके से इस त्यौहार को हम लोग मनाते हैं। गणेश जी का ये त्योहार तो बड़े धूमधाम से मनाते हैं, बड़े प्यार से मनाते हैं। गणेशा के लिए मैं मेहंदी भी पहनती हूँ, मुझे बहुत मजा आता है। और चलिए अब बात करते हैं बाढ़ बारिश से बेहाल आंध्र प्रदेश में फिर से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अगले 6 दिनों तक भारी बारिश की वार्निंग है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। भारी बारिश की वजह से आंध्र प्रदेश की नदियां उफान पर हैं। ये ड्रोन वीडियो विजयवाड़ा जिले के कोंडापल्ली का है, जहां पानी का जलस्तर तेजी से बढ़ने की वजह से बुदामेरू नहर टूट गई, जिसकी मरम्मत में प्रशासन जुटा है। आंध्र प्रदेश में हालात और बिगड़ सकते हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश में 12 सितंबर तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं बाढ़ प्रभावित लोगों को मदद पहुंचाने का सिलसिला जारी है। विजयवाड़ा में लोगों को भोजन सामग्री पहुंचाई जा रही है। राज्य सरकार के मंत्री राहत बचाव कार्यों का जायजा लेते नजर आए। और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तेलंगाना में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस बीच उन्होंने किसानों से भी बात की। तेलंगाना में बाढ़ बारिश की वजह से फसलें तबाह हो गई हैं। तस्वीरें तेलंगाना के खम्मम जिले की हैं, जहां किसानों ने अपना दर्द शिवराज सिंह चौहान के सामने बयान किया। से निकल गया बाढ़, अभी फिर डाले तो फिर भी नहीं आएगा। शिवराज सिंह चौहान बाढ़ प्रभावित आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। केंद्र सरकार ने इन दोनों राज्यों के लिए 3,300 करोड़ की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। इधर से 1 फीट है, उधर से 2।
यूपी के फतेहपुर में भी बारिश की वजह से हालात बेहद खराब हैं और इसकी वजह से स्कूली बच्चे पानी में फंस गए। बारिश की वजह से फतेहपुर की सड़कों पर 4 से 5 फीट तक पानी भर गया। इन हालात में स्कूली बच्चे और उनके शिक्षक स्कूल में फंस गए। फिर देखिए किस तरह से ट्रॉली की मदद से स्कूली बच्चों को रेस्क्यू किया गया। वहीं फतेहपुर में हालात इतने ज्यादा खराब हो गए कि नाव के जरिए लोगों को बाहर निकाला गया। बारिश रुक जाने के बाद भी घंटों तक पानी की निकासी नहीं हो पाई। फतेहपुर में इस बार अनुमान से ज्यादा बारिश हुई है। अगले 2 दिन तक बारिश का अलर्ट है, जिसकी वजह से प्रशासन अलर्ट है। और अब बात करते हैं बहराइच की। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों की तलाश में शूटर्स को तैनात कर दिया गया है। बहराइच के माहसी क्षेत्र में शूटर्स की तैनाती, राइफल के साथ घूमते दिखे शूटर्स। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों की तलाश में अब 9 शूटर्स को बुलाया गया है। योगी सरकार ने आदेश दिया कि अगर भेड़िए जिंदा पकड़ में ना आए तो उनको गोली मारा जाए। और देखिए ये महसी इलाके में बहराइच में शूटर्स इस तरीके से बंदूक लेकर के पिछले कई घंटों से जंगल के अंदर भेड़ियों की तलाश कर रहे हैं। कहीं नजर आया? नहीं नजर आया। नहीं अभी नहीं कहीं नजर आया। लगातार कई टीवी लगी हुई हैं। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। इन लोगों ने पूरी कोशिश की है कि जो भेड़िया हैं उसको अगर देख लें तो इसी बंदूक से गोली मारी जानी है। बहराइच में दिन रात वन विभाग के 165 कर्मचारियों की टीम भेड़ियों की तलाश में जुटी है। अभी तक भेड़ियों के हमलों में 10 लोगों की मौत हो गई। बहराइच में थर्मल ड्रोन के जरिए रात में भी आदमखोर भेड़ियों पर नजर रखी जा रही है। आप देखिए कि वन संरक्षिका यहाँ मौके पर खुद आई हैं और रात में भेड़िए कहाँ पर छुपे हुए हैं इसको देखने के लिए थर्मल ड्रोन यहाँ पर उड़ाया जा रहा है। वन संरक्षिका यहाँ पर रेणु जी खुद मौके पर मौजूद हैं और ये वही इलाका है जहाँ पर जो भेड़िया था चौथा वाला उसको यहाँ से पकड़ा गया था। फिलहाल तो स्पॉट नहीं हुआ है भेड़िया, लेकिन कोशिश हम लोग कर रहे हैं चूंकि अभी भेड़िए हैं। और टीवी9 की टीम बहराइच में उस जगह पर पहुंची जहां कभी भेड़ियों के मांद हुआ करता था और मांद में नदी का पानी भरने की वजह से भेड़िए इन जगहों से भागकर रिहायशी इलाकों में पहुंचे। इस वक्त हम बहराइच के उस खास जगह पर मौजूद हैं जहां पर उन आदमखोर भेड़ियों की मांद हुआ करती थी। ये इलाका कटाई घाट का इलाका है और यहीं पर इस सरयू और घाघरा नदी के किनारे इन झाड़ियों में यहाँ पर जो भेड़िए थे उनकी मांद हुआ करती थी। सिकंदरपुर गांव के ये जो तमाम ग्रामीण हैं वो अब खुद हाथों में डंडे लेकर के दिन में भी भेड़ियों की तलाश में निकले हैं, उनकी मांद की तलाश में निकले हैं। और इस बीच बरेली से भी खबर है जहां पर भेड़िए के हमले की खबर सामने आ रही है। हमले में 2 महिलाओं समेत 3 लोग इस हमले में घायल हुए हैं। खबर आप देखिए। बहेड़ी के गांव जसाई नगर में इन लोगों पर हमला उस वक्त हुआ जब ये लोग खेत में काम कर रहे थे। हमले में महारानी नाम की इस महिला का भेड़िया ने चेहरा नोच लिया, जिसके बाद इन्हें बरेली जिला अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। क्या हुआ है आपके साथ? भेड़िया ने काटा। कहाँ पे थे आप उस टाइम? इससे पहले भी बहेड़ी के मंसूरपुर में 2 महिलाओं पर भेड़िए के हमले की खबर सामने आई थी, जिसे वन विभाग ने नकारते हुए उसे कबर बिज्जू का हमला बताया था। और यूपी में जहां भेड़ियों की दहशत है तो बिहार में सियार की दहशत है। बिहार के मुजफ्फरपुर में सियार ने कई लोगों पर हमला कर दिया। जानकारी लगते ही वन विभाग की टीम गांव में पहुंच गई और सियार को पकड़ने के लिए 3 जगहों पर पिंजड़े लगा दिए गए। सियार के हमले में अब तक 15 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। सियार ने सबसे ज्यादा छोटे बच्चों पर हमला किया। शेरपुर पंचायत की बंगरा और माधोपुर के लोग दहशत में सो नहीं पा रहे। भेड़िया के शकल में वो क्या है, शेर है कि क्या है, इतना ना बच्चे लोग को और सियाना लोग को डैमेज कर रहा है। और मेरे भतीजी को भी, चचेरी भतीजी को भी यहाँ पर काट लिया, जो सदर भेजे है। आधा दर्जन से ऊपर व्यक्ति को घायल कर चुका है, अभी तक ले घायल है। फिलहाल वन विभाग की टीम सियार को ढूंढने में जुटी है। इलाके में 3 पिंजरे लगाए गए हैं। इधर हिमाचल के चंबा में भी लोग खौफजदा है। यहां पर भालू के बाद तेंदुआ सड़कों पर घूमता हुआ नजर आया।
तस्वीरें चंबा जिले के डलहौजी इलाके की हैं, जहां की सड़कों पर रात के समय तेंदुआ नजर आया, जिसकी वजह से लोग डरे हुए हैं। एक मादा तेंदुए को उसके 4 बच्चों के साथ यहाँ देखा गया। माना जाता है कि जब इनको जंगलों में खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, तब ये जानवर इस तरह से शहरों का रुख करते हैं। शहरी इलाकों में लोग गीला कूड़ा फेंकते हैं, जिसे खाने के लिए भी ये जानवर अक्सर उन इलाकों में आ जाते हैं। कुछ दिन पहले लगातार भालू और उनके बच्चे डलहौजी और आसपास के इलाकों में नजर आए थे। भालू के बाद अब तेंदुआ देखने से लोग डरे हुए हैं। और अब बात करते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव की। हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 32 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। कांग्रेस ने विनेश फोगाट को जुलाना से प्रत्याशी बनाया। कांग्रेस ने हरियाणा चुनाव के लिए 32 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट शुक्रवार शाम जारी कर दी है। पहली लिस्ट में कांग्रेस ने 9 जाट, 9 अनुसूचित जाति, 7 ओबीसी, 3 मुस्लिम, 2 ब्राह्मण, 2 सिख और 1 पंजाबी समुदाय से आने वाले व्यक्ति को अपना प्रत्याशी बनाया है। शुक्रवार को ही कांग्रेस में शामिल हुई विनेश फोगाट को जुलाना से प्रत्याशी बनाया गया है। तो वहीं लाडवा सीट से कांग्रेस ने मेवा सिंह को सीएम नायब सिंह सैनी के सामने उतारा है। वहीं जेल में बंद सोनीपत विधायक सुरेंद्र पवार को कांग्रेस ने फिर से अपना प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस ने जहां विनेश फोगाट को टिकट दिया है, तो वहीं बजरंग पुनिया को भी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। कांग्रेस ने बजरंग पुनिया को किसान कांग्रेस का वर्किंग चेयरमैन बनाया है। बजरंग ने किसानों के लिए काम करने की बात कही थी। इस्तकबाल खैरा है किसान कांग्रेस के चेयरमैन। तो कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद बजरंग पुनिया से बात की हमारे संवाददाता जितेंद्र भाटी। खेल के मैदान से राजनीति के मैदान में आए हैं, क्या सोच के? देखिए, सबसे पहले तो पूरे देशवासियों का धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है जितना प्यार कुश्ती में मिला, उतना ही प्यार मुझे इस लड़ाई में भी मिलेगा। और पिछले 3 आंदोलन मैंने देखे हैं अपने आप लाइफ में, जो सबसे बड़े हैं, किसान आंदोलन, पहलवान आंदोलन और अग्निपथ आंदोलन। तो वो लड़ाई जो हमारे नेता राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के उसके साथ खड़े रहेंगे। हरियाणा की डडवाली सीट से जेजेपी प्रत्याशी दिग्विजय चौटाला ने ऐलान किया कि अगर डबवाली सीट से उनके दादा ओपी चौटाला चुनाव लड़ेंगे तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। इनके पास कोई बहाना नहीं बचा था। अब ये तरह तरह के बहकावे वाली बातें कर रहे हैं। कभी कहते हैं इनेलो वाले कि चौटाला साहब चुनाव लड़ेंगे। अखबार से खबर लगी चौटाला साहब और अजय सिंह जी 2029 तक चुनाव नहीं लड़ सकते। मगर मैं मीडिया वालों को कहूंगा, मेरी बात रिकॉर्ड कर लेना, अगर चौटाला साहब चुनाव लड़ेंगे तो दिग्विजय चुनाव नहीं लड़ेगा। और हमारा एक एक वो जो है, रुको, हमारा एक एक आदमी फिर चौटाला साहब की मदद करेगा। क्यों नहीं करेगा? हम उनके सारे उन्हीं के बनाए हुए हैं। हरियाणा कांग्रेस की शिकायत के बाद कुरुक्षेत्र के डिप्टी कमिश्नर का तबादला कर दिया गया है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आपको। हरियाणा कांग्रेस ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कुरुक्षेत्र डिप्टी कमिश्नर सुशील सारवान का ट्रांसफर करने की मांग की थी। कांग्रेस ने अपने पत्र में बताया था कि बीजेपी ने मुलाना सीट से संतोष सारवान को अपना प्रत्याशी बनाया है, जो कि कुरुक्षेत्र के डिप्टी कमिश्नर सुशील सारवान की मां है। मुलाना विधानसभा की सीमाएं कुरुक्षेत्र से लगी होने के कारण कांग्रेस ने गड़बड़ी होने की आशंका जताई थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने कुरुक्षेत्र के डिप्टी कमिश्नर सुशील सारवान का ट्रांसफर कर दिया। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर चुनाव की। आज जम्मू में गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी रैली। जम्मू के परौला में गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे अमित शाह। और इससे पहले कल गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू में बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया। जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में 25 बड़े वादे किए हैं, जिसमें अग्निवीरों को जम्मू कश्मीर की सरकारी नौकरियों में 20% का कोटा देना, जम्मू कश्मीर को आईटी हब बनाना और मेट्रो रेल शुरू करने जैसे वादे शामिल हैं। घोषणा पत्र जारी करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के लिए संघर्ष किया है। शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सरकार बनने पर बीजेपी श्वेत पत्र लाएगी, जिससे आतंकवाद को पोषित करने वालों का खुलासा होगा। इधर संसद हमले के दोषी अफजल गुरू की फांसी पर जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने विवादित बयान दिया है। उमर अब्दुल्ला ने अफजल गुरू को फांसी देने पर सवाल खड़े कर दिए।
विधानसभा चुनाव के बीच एक इंटरव्यू में उमर अब्दुल्ला ने विवादित बयान दे दिया। अब्दुल्ला ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि अफजल गुरु को फांसी देने से हमारा कोई मकसद हल हुआ। See, my unfortunate thing was that the J&K government had nothing to do with Afzal Guru's execution. Otherwise, you would have had to do it with the permission of the state government, which I can tell you in no uncertain terms would not have been forthcoming. Why? It wouldn't have. We wouldn't have done it. I don't believe that any purpose was served by executing him. I don't. और अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने अपराजिता विधेयक को राष्ट्रपति को भेज दिया। ममता सरकार के अपराजिता विधेयक को बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राष्ट्रपति को विचार करने के लिए भेज दिया है। पश्चिम बंगाल सरकार से तकनीकी रिपोर्ट मिलने के बाद राज्यपाल ने इसे राष्ट्रपति को भेजा है। राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट में विधेयक में कमियों की ओर भी इशारा किया है। इधर विधेयक को मंजूरी नहीं देने पर मुख्यमंत्री के धरने पर बैठने के अल्टीमेटम पर भी राज्यपाल ने नाराजगी जताई और संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करने में विफलता के लिए ममता सरकार को फटकार लगाई। और अब खबर शिमला से है। शिमला की संचौली मस्जिद को लेकर आज सुनवाई है। कमिश्नर कोर्ट में 11 बजे सुनवाई होगी। सुबह 11 बजे वक्फ बोर्ड के वकील रखेंगे अपना पक्ष। संचौली मस्जिद के अवैध निर्माण पर विवाद। हिमाचल प्रदेश के शिमला में सजौली मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा है। मस्जिद अवैध है या वैध, आज कमिश्नर कोर्ट में इस पर सुनवाई होगी। इस दौरान वक्फ बोर्ड के वकील और नगर निगम के वकील अपना अपना पक्ष रखेंगे। हिंदूवादी संगठनों का आरोप है कि जमीन पर कब्जा कर सजौली मस्जिद बनाई गई है। उनकी मांग है कि नगर निगम जमीन से अतिक्रमण हटाए। इधर विवाद के बीच शुक्रवार को सजौली मस्जिद में नमाज नहीं हुई। एहतियात के तौर पर मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया था ताकि कोई अप्रिय घटना न घटे। हिमाचल प्रदेश में अब भांग की खेती को वैध बनाने का रास्ता साफ हो गया। विधानसभा में इसके लिए संकल्प पारित किया गया। भांग की खेती को वैध बनाने के लिए हिमाचल विधानसभा में लाया गया सरकारी संकल्प सर्वसम्मति से पारित हो गया। अब जल्द ही उत्तराखंड जैसे राज्यों की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती लीगल होगी। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में भांग की अवैध रूप से खेती होती है। अब इसे वैध करके हिमाचल सरकार राजस्व कमाने की तैयारी में है। विधानसभा में संकल्प पारित होने के बाद जल्द SOP तैयार की जाएगी और सरकार भांग की खेती की इजाजत देगी, जिसके बाद राज्य को सालाना करोड़ों रुपए की आय होने का अनुमान है। शुक्रवार को लखनऊ में नमाज के बाद मस्जिदों से बाहर निकले लोगों को QR कोड दिखाया गया। बताया गया कि ये QR कोड ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड की तरफ से लगाए गए थे। आखिर क्या है ये पूरा मामला, रिपोर्ट में आपको। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मोर्चा खोल दिया है। AIMPLB ने शुक्रवार को मस्जिदों के बाहर QR कोड लगाए और नमाज के बाद बाहर निकले लोगों से इन QR कोड को स्कैन करने की अपील की गई। इन QR कोड के जरिए AIMPLB ने मुस्लिम लोगों से वक्फ संशोधन बिल पर JPC को अपनी राय भेजकर विरोध दर्ज करवाने की अपील की गई। लखनऊ के ऐशबाग की जामा मस्जिद के इमाम मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने बताया कि AIMPLB ने शुक्रवार को पूरे देश की मस्जिदों के बाहर ये QR कोड लगाए थे। बिहार में इन दिनों लैंड सर्वे का काम किया जा रहा है। सर्वे के बीच बिहार के कई इलाकों से जमीन विवाद के चलते मारपीट सहित तमाम तरह की घटनाएं सामने आ गई। बिहार में इन दिनों लैंड सर्वे का काम तेजी से किया जा रहा है। इस सर्वे का उद्देश्य भूमि विवादों और आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाना है, लेकिन इस सर्वे के दौरान बिहार के कई इलाकों से विवाद और मारपीट की घटनाएं सामने आ रही हैं। पश्चिमी चंपारण में मेहनागनी पंचायत भवन में सर्वे करने वाले कर्मचारियों से मारपीट और अभद्रता की गई। लैंड सर्वे के चलते इन दिनों अंचल कार्यालयों में किसानों की भीड़ लगी हुई है। दस्तावेजों में सुधार करवाने के लिए किसान परेशान होते नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं मणिपुर की अहम खबर। मणिपुर के बिष्णुपुर में उग्रवादियों का हमला हुआ है। उग्रवादियों ने रॉकेट से हमले को अंजाम दिया। रॉकेट हमले में एक की मौत, 5 घायल। मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में शुक्रवार 2 जगहों पर रॉकेट हमले हुए। इन हमलों में एक बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए।
बीते कुछ दिनों से मणिपुर में उग्रवादी अलग अलग तरह से गांव पर हमलों को अंजाम दे रहे हैं। पिछले दिनों ड्रोन से हमला करने के बाद अब उग्रवादियों ने रॉकेट से हमला किया। पहला रॉकेट हमला ट्रोंगलोबी में हुआ, जिसमें 2 इमारत क्षतिग्रस्त हो गई। दूसरा रॉकेट हमला मोइरांग शहर में पूर्व सीएम मिरिम्बम कोइरेंग के आवासीय परिसर में हुआ, जिसमें एक बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। शुक्रवार को हाथरस में आगरा अलीगढ़ हाईवे पर हुए दर्दनाक हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल। आगरा अलीगढ़ हाईवे पर शुक्रवार शाम एक दर्दनाक हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार बस ने एक वैन को टक्कर मार दी। इस हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि 13 लोग घायल हैं। मरने वालों में 4 बच्चे और 4 महिलाएं शामिल हैं। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार बस एक वाहन को ओवरटेक करने की कोशिश करते हुए वैन से जा टकराई। प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जताया है। पीएम ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। पश्चिम बंगाल से खबर। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो हथियारों के फर्जी लाइसेंस को बनाने का काम करता था। रिपोर्ट आती है। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर पुलिस ने हथियारों के फर्जी लाइसेंस बनाने वाले एक गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने बिहार राज्य के 16, पश्चिम बंगाल राज्य के 8 नकली स्टाम्प और एक बंदूक भी जब्त की है। पुलिस के अनुसार गिरोह का लिंक बिहार से जुड़ा हुआ है। ये गिरोह हथियारों की अवैध तस्करी के साथ हथियारों के फर्जी लाइसेंस बनाने का काम करता था। पुलिस ने बताया कि ये गिरोह चोरी के हथियारों के फर्जी लाइसेंस बनाकर उन्हें बेचने का काम भी करता था। और भारत फ्रांस के युद्धाभ्यास का वीडियो सामने आया है, आइए देखते हैं तस्वीर। इस युद्ध अभ्यास में भारतीय नौसैनिक जहाज तबर और लंबी दूरी के समुद्री निगरानी विमान P-8I ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। वहीं फ्रांस की ओर से फ्रंटलाइन जहाज FS प्रोवेंस पनडुब्बी सफरेन, लड़ाकू विमान MB339 और हेलीकॉप्टर NS-90 डॉल्फिन ने अभ्यास में हिस्सा लिया। भूमध्य सागर में 2 सितंबर से 4 सितंबर तक जारी रही। भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय युद्धाभ्यास 1993 में शुरू हुआ था। वॉर ड्रिल को 2001 में वरुण नाम दिया गया। इस बार वरुण युद्धाभ्यास का 22वां संस्करण था। अमेरिका के आयोवा से इंडियाना जा रहा एक विमान हादसे का शिकार हो गया। इसमें प्लेन में सवार सभी लोगों की मौत हो गई। शुक्रवार को अमेरिका के इंडियाना में एक छोटा प्लेन क्रैश हो गया। प्लेन में 4 लोग सवार थे। इस हादसे में सभी की मौत हो गई। ये प्लेन आयोवा से रवाना हुआ था और म्यूनिसिपल एयरपोर्ट पर उतरने वाला था, तभी अचानक से एक खेत में क्रैश हो गया। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस और एविएशन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई। क्रैश साइट से लोगों को दूर कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। घटनास्थल से प्लेन का मलबा हटाने का काम जारी है। ये हादसा कैसे हुआ, इसका भी खुलासा नहीं हो पाया है। पाकिस्तान के कराची में 18 पुलिसकर्मी सस्पेंड, सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर सस्पेंड। ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया के इस्तेमाल का आरोप। सस्पेंड होने वालों में 3 महिला पुलिसकर्मी। हैदराबाद में आइसक्रीम में शराब बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़। तेलंगाना पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार।